अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो है थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था, उसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर आउट कर लिए थे। ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर्ड आउट थी, क्योंकि इसमें कितनी चीज़ें ऐसी थी जो आप पढ़ते हुए आ रहे थे या तकरीबन सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम चल रही थी। आज हमारा जो टॉपिक है बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, उसको वो रोक दिया था। और अब आज की वीडियो के अंदर हम थर्मोडायनेमिक्स को आज कंप्लीट करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग को। और स्टार्ट करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स कहते किसे हैं, ये सारी चीज़ें आज हम बताएंगे। और ये क्या कहता है, क्या ये वाकई में रियल में एक्सेस करती हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और के नहीं कि क्या इसकी लॉजिक्स हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात आपकी जो है, क्या कहा जाता है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के हवाले से, कि ये कहा जाता है कि एक तो ये बात बताई जाती है कि ये लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो करता है। ठीक है। इनके मुताबिक अगर हम इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लॉ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अगर देखा जाए काफ़ी हद तक है और काफ़ी हद तक नहीं है। कुछ एक्सेप्शंस भी मौजूद होते हैं लॉ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करने के लिए। नॉट एट ऑल ये फॉलो की जा सकती है, लेकिन कहते हैं कि सब में ही एक ही रूल लगता है। मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हर जगह फॉलो नहीं कर सकती लॉ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन आप इसमें बुक के अंदर कहा जाता है कि ये फॉलो करती है हर जगह, लेकिन ऐसा नहीं है मौजूद। लॉ ऑफ एनर्जी, इसकी पूरी एक अलग कहानी है कि अभी क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों फॉलो नहीं करता। इसकी क्या लॉजिक्स है, क्यों हम कह रहे हैं कि नहीं ये फॉलो नहीं करेगी और ये लॉ कन्वर्जेशन एनर्जी को नहीं देख सकती। कहानी ये है कि ये जो अगर लॉ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी है, ये कहता है कि एनर्जी जो है वो मास के अंदर कन्वर्ट हो जाती है भाई। और जो आपका मास है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अभी आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे ये चीज़। सवाल यह आता है, ये लॉ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हैं तो ये एक्सेप्शन रखती हैं। अगर वाकई में ऐसा है कि मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है, तो इंसान तो लाइफ टाइम के लिए जिंदा रह सकता है। अगर इंसान एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए या एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाए, तो इस तरीके से तो लाइफ टाइम के लिए जिंदा रह सकता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंसान हमेशा जिंदा रह सके, कि एक चीज़ जो है हमेशा रह सके, नहीं। फिर आपकी ये बुक कहती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। हाँ, वो वर्क के परफॉर्म में और हीट के चक्कर में ट्रांसफर होती रहती है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर इंसान मरते क्यों हैं, सवाल यहाँ पे भी आता है। एक तरीके से जब इंसान मर जाता है तो उसमें से एनर्जी निकल जाती है, जिसका मतलब वो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है। आपके सामने की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसको बैक्टीरिया आते हैं खा जाते हैं। आपकी बायो तो ये कहती है। ठीक है। और फिजिक्स कहती है कि नहीं, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती। सही है। अब दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। बायो कह रही है कि नहीं भाई, इंसान मरता है, मास खत्म, एनर्जी भी कंप्लीट हो जाती है। यही होता है नहीं होता, मास जो है आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। बॉडी जो है आपकी पूरी एक बॉडी है, जब इंसान मर जाता है, आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया, अगर कोई बायो का स्टूडेंट हमें ये वीडियो को देखते हैं तो उनको मालूम होगा कि जो है आपके बैक्टीरियाज आते हैं और वो बैक्टीरियोफोरोसिस होता है, और उसके अंदर बैक्टीरिया जो है इंसान के जिस्म को खाना शुरू कर देते हैं, यानी डेड प्लांट्स जो होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनको खाना शुरू कर देते हैं, और वो मास बिल्कुल ढांचा बन जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है और बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से एनर्जी जो है वो भी कंप्लीट ख़त्म हो जाती है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी को तो फॉलो करता है, लेकिन लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी हर जगह फॉलो नहीं करती। जबकि आपकी फिजिक्स की साइंसदान है या फिजिक्स की जबान कहती है नहीं, ये हर जगह अप्लाई एप्लीकेबल है। लेकिन जब हम उसको साइंस के यानी बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नेचर के हिसाब से देखें, या फिर जो है हम उसको दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और ये आपने इस्लाम के अंदर पढ़ा है, इंसान का मास खत्म हो जाता है और इसका प्रूफ मौजूद है वैलिड। तो ये साइंसदान किस बुनियाद पे कह सकते हैं, फिजिक्स के जो भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये लॉस निकाले, कि उनको क्या वजूहत मिली और अब तक क्यों एप्लीकेबल है, ये समझ नहीं आती क्यों अब तक कहा जाता है। तो आज हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की यही डेफिनेशन पढ़नी है। अगर इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन को देखा जाए तो इसके कुछ फॉलोअर्स तो होते हैं, लेकिन ये कहती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपकी बुक कहती है केमिस्ट्री के अंदर कि जो है इन एनी फिजिकल केमिकल प्रोसेस द एनर्जी कैन नेवर बी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड। एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ना क्रिएट की जा सकती है। ठीक है। अगर आप कह रहे हैं एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, क्रिएट भी नहीं की जा सकती, हाँ, ये फिर कहती है इंटर कन्वर्टेबल है। किसके दरमियान, हीट एंड वर्क के दरमियान। ठीक है, मान लेते हैं कि हीट के दरमियान इंटर कन्वर्टेबल है।
तो जो इंसान मर जाता है या एनिमल्स की जो डेथ हो जाती है, प्लांट्स जो हम प्यूरिट कर देते हैं, दफन कर देते हैं, उनका जो ढांचा बन जाता है, तो वो तो डिस्ट्रॉय हो रहा है। और वो कह रहा है इन एनी केमिकल फिजिकल प्रोसेस, कोई भी ऐसा केमिकल प्रोसेस नहीं है जिसके अंदर हीट और जो है क्रिएट की जा रही हो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो एप्लीकेबल है, लेकिन हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। कुछ चीज़ों पे होगा एप्लीकेबल। आपकी बुक ने जो सी एग्जाम्पल दी है वो एप्लीकेबल वाली दी है। आपकी अब डेफिनेशन के अंदर गलतियां हैं कुछ अगर देखा जाए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह सकता है कि इन सम केमिकल फिजिकल प्रोसेस, यूं कहा जा सकता था। आपने बोल दिया इन एनी केमिकल फिजिकल प्रोसेस के जितने भी तमाम कोई भी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस उसके अंदर जो है हीट और क्या होता है एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होती। सही है, ये कह सकते थे कि आपने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल जिसने दे दी है उसका वैलिड पॉइंट होगा, शायद उसने उस वक्त उसको मालूमात नहीं होंगी सारी चीज़ें। आगे जाके साइंसदान को ये बातें क्लियर आउट करनी चाहिए थी, क्योंकि अब देखो अब ये क्या कहा जा रहा है कि इन एनी केमिकल फिजिकल प्रोसेस द कहा जाता है कि ना फिर एनर्जी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय हाउएवर इन हीट एंड वर्क। अगर ऐसा होता इंसान मर रहा होता और हीट भर रही होती, अगर एक तरीका देखा जाए हीट एंड वर्क के अंदर हो रहा है ना, इंसान या हमारा एनिमल या हमारा प्लांट या हमारा, हीट आपकी भर गई, टेम्परेचर बढ़ गया अर्थ का। जबकि टेम्परेचर किस वजह से बढ़ता है? जब आप जो है अगर आपने केमिस्ट्री या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ी हो, तो आपका इस वजह से बढ़ता है क्योंकि आपका जो है एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता है, क्योंकि आप जो है दरख्त काट देते हो, उस वजह से बढ़ता है। जबकि इस वजह से तो बढ़ता ही नहीं है कि वो प्यूरिड हो जाते हैं, उससे तो भाई टेम्परेचर कम हो रहा होता है। तो ये तो बात गलत हो गई। फिर यहाँ पे भी देखें आपके कितने ऐसी चीज़ें हैं लॉजिक्स की बुनियाद पे देखा जाए या साइंटिफिकली भी देखा जाए, तो उल्टा हो रहा है। लॉ कन्वर्जेशन एनर्जी तो फॉलो नहीं हुई यहाँ पे भी, दो जगह पे तो फॉलो ही नहीं हुई। तो आप यूँ कह सकते थे, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फिर कहा जाता है कि जो ऊपर जो है सनलाइट्स होती हैं उसको देखा जाए तो वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो जो वहाँ से आ रही हैं सतहें और यहाँ पे आती हैं फिर वापसी रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, वो भी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। जबकि अगर उसको भी देखा जाए तो वो भी डिस्ट्रॉय हो रही होती है। जैसे आप एनर्जी लेते हैं, ठीक है, उनमें से कितने मर जाते हैं प्लांट, क्या वो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती जो सनलाइट ली जा रही होती है प्लांट ले रहे होते हैं? ऐसे बहुत सारे मिसालें मौजूद हैं। और फिर कहा जाता है कि ना वो सन सूरज के करीब आ जाता है, या जो है आपका जो सूरज वहाँ में जो है बाउंस पड़ रहे होते हैं, इस तरह की सारी बातें की जा रही होती हैं। तो भाई लॉ कंजर्वेशन एनर्जी हर जगह फॉलो और एप्लीकेबल नहीं है। इसी लॉ कंजर्वेशन एनर्जी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नाम से दे दिया गया। जब ये नाम दे दिया तो अब आप देख लें कि क्या बातें हो रही हैं कि इन एनी केमिकल, जबकि इन एनी नहीं होता, इन सम होता है। लेकिन अब क्या कहते हैं, जिसने दे दिया तो दे दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। ये एप्लीकेबल वैसे हर जगह नहीं होता, तो सम होता है। लेकिन आपने क्या करना है, फिर भी एनी लिखना है। बताने का मकसद ये था कि ये साइंसदान की कुछ गड़बड़ें मौजूद हैं। लॉजिक्स के ऊपर देखा जाए तो सवाल उठ सकते हैं ऐसे। अब जो आपकी बुक ने एग्जाम्पल दे दी है तो वो तो दे दी है एप्लीकेबल वाली। हाँ, वो वाकई में वहाँ पे एप्लीकेबल होते हुए नजर आएगा, उसके सारे अभी हम प्रोसेस पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर जगह एप्लीकेबल हो रही हो, तो थोड़ा सोच समझ के लिखना चाहिए था। माना कि एप्लीकेशन बहुत अच्छी दी हुई है आपकी बुक ने, या साइंसदान ने वो एप्लीकेशन निकाली थी, वो बहुत ही बेहतरीन थी, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन थी। लेकिन अब उसने क्या खाली उस एप्लीकेशन को देखते हुए सबके ऊपर होड़ लगा दी कि इन एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस, ऐसा नहीं होता, सम होना चाहिए था। मोहर या तो ये गलत लग गई है, क्या वजह है ये तो हम नहीं जानते। लेकिन बात बताने की ये थी कि सवाल उठ सकते हैं, तो इस पर हमने पहले से क्लियर आउट कर दिया कि एनर्जी मास के अंदर जो कन्वर्ट हो रही होती है ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। इसी बुनियाद पे अब इसकी जो डेफिनेशन बनती है कि ये जो उसकी डेफिनेशन है, पूरी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्या कहा जाता है। अभी हम उसको पूरा अच्छे से देख लेंगे ताकि आपकी सारी डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। लेकिन मैं ए नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कल आपसे कोई पूछे तो ये शायद आपके दीन के ऊपर भी सवाल उठ सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि कल आपसे कोई पूछ लेगा दीन के अंदर क्या है, तो उसका मतलब क्या है, आपको थोड़ा मालूमात होनी चाहिए कि दीन ऐसी बातों पे अमल दरामद नहीं करता और ऐसा कुछ है भी नहीं। क्योंकि इन्होंने कह दिया तो थोड़ी बहुत आपको ऐसी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या कहती है भाई? अब जो लिखा है वही लिखेंगे कि कोई भी इन एनी फिजिकल, मैं पी लिख रहा हूँ, या केमिकल, सी बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, प्रोसेस, ठीक है,
जो आपकी एनर्जी है, ये तो कुछ और ही बन गया भाई। सही है, वो क्या कहती है कि नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हाउएवर, अब वो क्या कहता है, अगला पॉइंट क्या कहता है ये डेफिनेशन, कि इंटर कन्वर्टेबल है बिटवीन वर्क, और वर्क को मैं डब्ल्यू से शो कर रहा हूँ, एंड हीट के दरमियान। अब इसके अंदर तीन, अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ का एप्लीकेबल है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो एग्जांपल दी जाती है वो क्या दी जाती है, अब उसको हम देखते हैं ताकि आपको मालूमात हो जाए। सपोज करें एक कंटेनर है, इसकी लाइफ एप्लीकेबल एप्लीकेशन हम देखेंगे अभी इसकी, और इसको बिल्कुल मैं लाइफ लेकर चलूँगा। आपकी बुक ने दिया होगा पिस्टन मूव कर जाता है, ये वो सारी बातें बताई गई हैं। इसके अंदर वाटर मौजूद है आपका, ठीक है, इस तरीके से। वाटर मौजूद है। अब हुआ क्या कि वाटर जो है, पहले तो उसकी थी एक इनिशियल एनर्जी। अब इनिशियल एनर्जी क्या होगी कि कोई बता सकता है? इनिशियल एनर्जी होगी तो सारी बात है, आपका जितना भी वाटर होता है आपको मालूम है एक रूम टेम्परेचर पे होगा। रूम टेम्परेचर पे उसका जो टेम्परेचर होगा वो 37 होगा। सही इतना होगा, सही है। जो रूम टेम्परेचर पे जो होती हैं सारी चीज़ें, आपको मालूम होता है कि रूम टेम्परेचर क्या होता है। और रूम टेम्परेचर पे जो है आपका वाटर कितना होता है, नीम होता है, मतलब गर्म नहीं होता, ना एकदम ठंडा होता है ना एकदम गर्म होता है, बस नीम होता है। आपको मालूम है नीम जिसे हम कहते हैं, नीम पानी होता है। तो उसकी जो इनिशियल एनर्जी थी वो मैंने बोल दिया कि E1 है, ठीक है। यानी आप कहते हैं कि रूम टेम्परेचर R, रूम टेम्परेचर पे है ये, ठीक है। अब हुआ ये कि मेरे को मस्ती चढ़ी, मैंने इसको हीट किया, जाहिर सी बात है। तो हमने बोल दिया कि ये तो हो गया एक ई, सही है ना, एक ई था। मैंने बोला मैं इसको चाहता हूँ कि हीट करूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है भाई, मेरा दिल करा, मैंने बोला ठीक है मैं इसको हीट करूँगा थोड़ा। सही है, हीट भी हो जाता है अभी। अब आपको मालूम है जब ये हीट होगा, अब देखें यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल थे E1 के अंदर, जो आपका कंटेनर वन है उसके अंदर जितने भी आपके मॉलिक्यूल थे वो स्टेबल पे थे, यानी वो इतना मोशन भी नहीं कर रहे थे, ना इतनी कोलिजन हो रही थी। आपने कोलिजन का चैप्टर भी पढ़ा हुआ होगा अच्छे से। और कोलिजन क्या मालूम है कि जब इनके दरमियान एनर्जी बढ़ जाती है तो मॉलिक्यूल तो वो अचानक रैंडमली स्पीडली मूव करते हैं, आपस में इतना कोलाइड करते हैं कि वो मॉलिक्यूल फटना शुरू हो जाते हैं, वो फिर से इवापोरेशन होती है। ये सारी बायो को और केमिकल केमिस्ट्री को मिला के आपको ये सारी बातें मालूम होंगी। तो मैंने वैसा ही किया, मैंने बोला मैं क्यू, जिसे हम हीट से शो करते हैं, मैं इसको हीट दे रहा हूँ। अब जब मैंने हीट दी तो जाहिर सी बात है कि हीट देने पे क्या होगा, आपको मालूम है कि इनके दरमियान कोलिजन बढ़ जाएगी, ठीक है। जब ये कोलाइड करेंगे तो मैंने इतनी हीट दी, जैसे आप घर में भी वाटर गर्म करते होंगे, पानी गर्म करते होंगे, तो आप देखेंगे कि आज आपने जाके करना है पानी को गर्म, और उसमें आप देखेंगे पहले तो आपका मॉलिक्यूल जो आपके जो हैं कंटेनर का जो पानी होगा बिल्कुल साफ सुथरा, कोई बबल बनते हुए नज़र नहीं आएगा, ना उनके दरमियान इतनी जो है आवाज़ नज़र आएगी। आपने बस उसको हीट पे लगा देना है, और आपको मालूम है आपका जो पानी 100 सेल्सियस बॉयल हो जाता है। आपने बिल्कुल ऐसे ही काम करना है, आपने उसको हीट पे रख देना है, और कुछ देर बाद आप देखेंगे और उस पर ढक्कन रख देना है, ठीक है।
और आप कुछ देर बाद देखेंगे कि वो जो है ना आपस में कोलिजन शुरू कर देंगे, आपको पानी में से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। या ढक्कन ना भी रखें, आप 100 सेल्सियस पे ले जाएं, जब आपको मालूम हो जाए कि ये 100 सेल्सियस पे पहुंच चुका है, अब इससे ज़्यादा आगे झरेगा नहीं, अब तो बॉयल ही हो रहा है, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद कि वो आपस में इतनी, इनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बबल्स बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स आप इतना कोलाइड करेंगे वो इवापोरेट हो रहे होंगे। अब वो इवापोरेट हो रहे होंगे, अब देखें अब ये क्या हो रहा है, कोलिजन भी हो रही है, एनर्जी भी डिस्ट्रॉय हो रही है, सही है, एनर्जी हीट के अंदर कन्वर्ट हो रही है, और वो इवापोरेट हो रहा है, और इस तरीके से धुआं निकल रहा है, वो हीट के दरमियान क्या हो रहा है, निकल रहा है, सही है ना। हीट इस तरीके से निकल रही है इसमें से, आपने ये भी देख लिया, सही है ना। हमने टेम्परेचर भी मैंने बढ़ा दिया, इस तरीके से जो है उसमें क्या हो रहा होगा कि और वर्क हो रही होगी, इवापोरेट हो रहा होगा वाटर, और मैं आप देखेंगे कि आवाज़ भी आ रही होगी, हल्की हल्की मॉलिक्यूल ऐसे होगा कोलिजन, बाकी में आवाज़ सुनाई दे रही है उस कोलिजन की। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, जब हीट करेंगे तो जाहिर है कि कोलिजन हुई, तो कोलिजन किससे डोनेट कर दिया भाई, कि जो इनके दरमियान कोलिजन होगी वो आपका वर्क हो जाएगा। जब वर्क होगा तो जाहिर सी बात है, वर्क कब होगा, जब आपने उसका हीट दी होगी। हीट देने पे क्या होगा कि इसकी एनर्जी जो है एक तरीके से देखा जाए तो कम भी होती जाएगी, और देखा जाए इंक्रीज भी होती जाएगी, क्योंकि आप हीट दे जा रहे हैं, इनके दरमियान कोलिजन होती जा रही है, इनके एनर्जी बढ़ती जा रही है। एनर्जी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। ये तो क्या हो गया आपके, एनर्जी से डोनेट हो गए। जब आप ये देखेंगे एनर्जी बढ़ गई तो E2 या कम हो सकती है, वॉट एवर कंडीशन हो सकती है। तो इस तरीके से क्या हुआ आपका, अब एक फार्मूला बन गया। देखें, आपकी जो एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो रही थी, हीट में और वर्क के अंदर, सही है, ऐसा ही हुआ जो फार्म जो इसमें बताया। और इसी बुनियाद पे आपका एक फार्मूला डेराइव हो गया कि जो आपका फार्मूला डेराइव होता है वो क्या कहता है कि आपका जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई कैसे हुआ, E1 E2, ठीक है ना। इसमें E1 और E2 होता है, Q के बराबर है और प्लस W। ये हो गया एक फार्मूला जिसके अंदर वर्क डन पॉजिटिव में हुआ, क्योंकि हीट क्या हुई है इसमें से रिलीज हो रही थी, आपने देखा इवापोरेट हो रही थी, तो हीट क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी। अब नेगेटिव भी हो सकती है, इसमें क्या हो रही है, इस कंडीशन में हीट ज़्यादा क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, यानी हीट कम हो रही है और वर्क डन हो रहा है पॉजिटिव में। अगर हीट इंक्रीज हो रही होती तब भी सही था कि हीट इंक्रीज हो रही होती, इसमें नहीं हुआ, हीट कम होना शुरू हो गई, क्योंकि इवापोरेट हो रहा था और इवापोरेट होके बाहर सराउंडिंग में निकल रही थी। ये वो कंडीशन कौन सी हो गई, पूरी टोटल ओवर, अगर कोई पूछ ले तो आप बोलेंगे ओपन कंडीशन में हमने इसको परफॉर्म किया है, आइसोलेट नहीं था ना क्लोज था। एक बात ये भी पता चल गई इसी से, कंडीशन भी मालूम हो गई। अब ये कंडीशंस की बुनियाद पे एक बात और हमें लिखनी होती है कि ये पूरी कंडीशन से रिलेटेड जो भी हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे कि वो क्या बताई जाती है। ये जो आपका Q है, ये Q और ये W पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी पॉजिटिव और ये साथ में नेगेटिव भी हो सकता है। कंडीशन है भाई, कब पॉजिटिव हो कब नेगेटिव होगा। अगर वर्क डन पॉजिटिव है, कि अगर आप देख लें कि आपका जो वर्क डन है, जैसे कि अगर फिजिक्स की जबान में देखा जाए तो वो कहती है कि जब जो है आपका 180 90 और फिर ज़ीरो की बुनियाद पर चला रहे होते हैं, इस तरीके से देख रहे होते हैं, यहाँ पे आपने वैसे नहीं देखना, थोड़ा सा आपने चेंज करके देखना होगा, इसके अंदर यहाँ पे मोड थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा यूँ आपके लिए। तो क्या कहा जाता है कि जो आपका ये Q है, प्लस है और माइनस है, और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है, कि जब आप हीट दे रहे हो और वो निकल जाए, तो आपकी जो होगा कि हीट रिलीज हो रही है, हीट कम भी हो रही है, तो ये पॉजिटिव में जाएगा। और वर्क डन पॉजिटिव ही होना है, क्योंकि आपने जो वर्क डन किया उसके अंदर एनर्जी जो है रिलीज हो गई, सही है, तो ये कोलिजन हो रही थी। अब ऐसे ही कंडीशन एक और आप बना लें कि आपकी एक हीट थी, सही है, और क्या कहते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, जो एक हीट थी जो आपने दी लेकिन वो ज़ाया हो गई, ठीक है, और वो क्या बोलते हैं इंक्रीज हुई और रिलीज भी नहीं हुई, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि अंदर ही रह गई, और ये नेगेटिव में, और वर्क डन क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो जाए। और वर्क डन की कंडीशन पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, कि आपने वर्क डन जो है नेगेटिव में चलना शुरू हो गया, कि जो आप हीट दे रहे थे वो इंटर कन्वर्टेबल हो रही थी, यूज ही नहीं हो रही थी। इस तरीके से देखेंगे तो ये हो जाएगा। इसकी बाकायदा अब जो है आपकी बुक के अंदर इसकी डेफिनेशंस भी लिख दी हैं कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा। जब इंक्रीज हो, एक बार यहाँ मैं लिख देता हूँ साथ में, इस तरीके से आपने देखना होता है इसे कि, और जब जो है इसकी या तो ये हो रही हो या ये हो रही हो, ठीक है ना, इससे देख रहे होते हैं। अब एक और आपकी बुक ने एग्जाम्पल दे दी है, उसको भी हम देखते हैं। वो ये कहता है कि एक पिस्टन है, पेडल सिलेंडर है, इसके अंदर एक पिस्टन पड़ा हुआ है,
इसी तरीके से एक और भी है भाई। ये था पहले इनिशियल कंडीशन पे, ठीक है। पिस्टन, जब हमने इसको हीट दी, इस तरीके से हीट देना शुरू की यानी क्यू, तो ये मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ। पहले तो ये इनिशियल कंडीशन पे यहाँ पे स्टेबल बैठा हुआ था। जब ये मूव करेगा तो उसकी क्या होगी, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ। पहले वॉल्यूम क्या था आपका, नॉर्मल था V1। जब आपने इसको करा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, तो V2 क्योंकि ऊपर गया था, तो वॉल्यूम के अंदर इजाफा हुआ। पहले कम था वॉल्यूम, अब ज़्यादा हो गया वॉल्यूम, थोड़ा ऊपर गया है, नीचे का स्पेस खाली हुआ है। जब ये ऊपर गया तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपकी हाइट भी चेंज होगी पिस्टन की। सही है, यहाँ पे H2, यहाँ पे H1 है, सिंपल बात हो गई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपने यहाँ से हीट दी, वॉल्यूम हुआ चेंज, और P और H और V, सही है ना, बिल्कुल सही हो गया। यहीं पे एक और बात पता चलती है, इसका जो अगला फार्मूला होता है, कि ये भी आपको याद होना चाहिए कि ये होता है P डेल्टा V, या फिर डेल्टा V H भी हो सकता है। इसकी कंडीशन ये हो सकती है कि आपका डेल्टा ए बन जाए और साथ में एच बन जाए, इस तरीके से। जब आपने प्रेशर अप्लाइड होते हुए देखा हो, जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रेशर भी अप्लाइड हो रहा था, आपने देखा। जाहिर सी बात है, हीट दी, प्रेशर अप्लाइड हुआ, सिलेंडर पे प्रेशर आया, तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पी भी लगा, प्रेशर भी लगा। जब प्रेशर लगा तो ये डेल्टा ए एच बन गया। आपने पढ़ा होगा प्रेशर पर वॉल्यूम और एनर्जी जो होती है कहानी, जो सारी प्रेशर की डेफिनेशन होती हैं, ये कहानी भी आपको मालूम हो गई। इसी तरीके से अब आपका एक और यहाँ पे फार्मूला बनते हुए दिख रहा है। हमने बोला हमारे पास आ गया एक नया फार्मूला, एक और, तो इसी तरीके से इसी बुनियाद पे डेल्टा ई बराबर होगा क्यू के, ठीक है, प्लस पी डब्ल्यू था। डब्ल्यू को अगर मैं थोड़ा सा से खोल के लिख दूं तो कोई मसले की बात नहीं है। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डेल्टा ए और डेल्टा एच, या इनके साथ कर दें तब भी सही है। दोनों के साथ डेल्टा, एक ही डेल्टा लगा दें और ब्रैकेट में क्लोज कर दें, ये भी वैलिड हो सकती है भाई रीज़न। यहाँ डेल्टा लगाता हूँ, फिर ए डॉट एच, यानी डेल्टा दोनों के साथ हो गया। ये कहानी भी आपके पास वैलिड रीज़न पर है। इसके अलावा और क्या है, अब ये क्या होगा, ये भी देखा आपने, हीट दी, पॉजिटिवली वर्क हुआ, ऊपर गया, प्रेशर अप्लाइड हुआ, ये ऊपर गया, वर्क डन हुआ, हाइट चेंज हुई, वॉल्यूम भी चेंज हुआ। फर्ज करें ये हीट देने पे, प्रेशर लगाने पे ये ऊपर नहीं जाता, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये नीचे आ जाता, तो ये नेगेटिव में चला जाता। आपने जो हीट दी वो यूज ही ना होती, वो समझो, और ये सही है ना, अब ये नीचे आ जाता, तो उसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन नेगेटिव में चला गया। क्योंकि ऊपर जाने के बजाय क्या हो रहा है, नीचे आ रही हाइट और कम हो रही है, क्योंकि आपने हीट दी, प्रेशर अप्लाइड हुआ, ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गया, और ठीक है। या ये होता कि जो है आपका जो पी आपने अप्लाई किया है, और जो आपने प्रेशर अप्लाइड किया, क्यू डाला, हीट डाली, प्रेशर अप्लाइड किया, उसमें कोई न्यूट्रल कन्वर्ट चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ, हाइट चेंज ही नहीं हुई पिस्टन की, पिस्टन मूवेबल ही नहीं हुआ, पिस्टन जो है ऊपर मूव ही नहीं हुआ, ठीक है। अब आपका जो आपका पिस्टन है वो मूव ही नहीं हुआ, और जो आपने हीट दी वो ज़ाया हो गई। तो हम से हीट को नेगेटिव में कह देते हैं कि भाई हीट जो है जो ज़ाया हुई वो वैसी वैसे ही रिलीज हो गई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ हीट अप्लाई करने का। हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों कन्वर्ट किया हमने नेगेटिव में, क्योंकि जब जो हमने हीट अप्लाई की डेल्टा ई हुआ, लेकिन जो है आपका डेल्टा ई माइनस क्यू के बराबर हो गया, क्योंकि कोई एनर्जी यूज ही नहीं भी, नेगेटिव में गई, और आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, इस आने में ज़ीरो हो जाता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। ये सारी कंडीशन से अलग अलग के कब कौन सा कंडीशन अप्लाई होती है, तो ये एप्लीकेशन तो बहुत सारी और भी हैं इसके ऊपर, हमें अभी उसको भी देखना है। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, मैं इसको यहाँ पे एंड करूँगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को। हमारा वैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो एक तो मैं ये निशान मिटा दूँ ताकि आपको बता सकूँ, यहाँ से तो आपका कंप्लीट है। ये जो अलग है, ये सारे जो है यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ये जो मैंने लिखवा है ये अलग कहानी है, इसके ऊपर अभी हमें बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी और भी हैं। एक कब क्या पता कभी हीट जीरो हो जाए, तो ये सारी हमने डिटेल में भी इसको भी देखना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इतना ही था, बाकी इसकी एप्लीकेशन से वो अलग अलग हैं, वो थोड़ा देखना होगा कि कौन किससे को पूछता है, एग्जामिनेशन किससे पूछ सकती है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स शायद एप्लीकेशंस भी पूछे तो आपने एप्लीकेशन लिखनी होगी। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की इतनी थी थी एक्सप्लेनेशन, आपने इतनी लिखनी होगी जहाँ तक मैंने ग्रीन लाइन डाल दी है।
इसके अलावा जो है आपने जो उसके नीचे से स्टार्ट होने वाला है कुछ जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको कंटिन्यू करेंगे, वहाँ पे क्या होगा कि अलग अलग मतलब सारे एप्लीकेशंस होंगी कि कब हीट ज़ीरो हो जाए, कब वर्क कांस्टेंट हो, कब वर्क परफॉर्म नहीं होगा, वर्क ज़ीरो है तो क्या होगा, ये अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। फिर इसके बाद इसके साथ एमएस लो आता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, अभी एप्लीकेशन चलती रहेंगी। अगर आपने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, उसको अच्छे से समझ लिया, एप्लीकेशन तो बहुत हैं और अलग अलग एप्लीकेशन होंगी, हर तरीके से हम एप्लीकेशन को देखते रहेंगे। सही है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि एप्लीकेशन तो बहुत हैं, इसमें नहीं हो सकती। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।